Hello everyone, myself Dheeraj Kaushik, social science teacher. Welcome to my channel. आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। इसकी कुछ वीडियोस मैं आपको भेज चुका हूँ। आज हम इस लेसन को फिनिश करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे रहते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो आता है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए, आपकी बुक के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें दो एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, कमल और कांसा के नाम से। अब कांसा नाम की जिस महिला का यहाँ पे जिक्र किया गया है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करती है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है वो सेक्टर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है काम करता है, यानी वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं हम उसको कह सकते हैं, है तो प्राइवेट सेक्टर ही, ठीक है ना, लेकिन वो गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करता है, सेमी गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करता है, उन सबको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में ले लेते हैं। अब ये जो कांता देवी हैं ये इनका फिक्स टाइम है कि भाई 9 बजे मान लीजिए ऑफिस जाएंगी या 10 बजे ऑफिस जाएंगी, 5 बजे वापस आ जाएंगी। फिक्स टाइम पे इनको सैलरी मिलती है। अगर किसी दिन इनको ओवर टाइम करना है तो उसका भी इनको पैसा मिलेगा, ठीक है जी। मेडिकल लीव इनको मिलती है, यानी हर चीज़ इनकी जो है फिक्स है। इनकी पेंशन, इनकी ग्रेच्युटी, सब चीज़ें हैं। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो एक परमानेंट ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में जो है जॉब कर रही हैं, तो इसलिए उनकी जो लाइफ है वो स्मूथली चल रही है, स्ट्रेस है ही नहीं। जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कमल नाम के व्यक्ति का, तो उसमें उन्होंने उसको ऐसे ही दिखाया कि मान लीजिए मैं हूँ या आप हैं, हम किसी दुकान पे जो है जॉब करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। अब दुकान पे जो मालिक है उसने हमें सुबह 8 बजे बुला दिया, ठीक है जी। रात को छुट्टी करेगा 8 बजे 9 बजे, पता लगा किसी दिन जो है सामान की गाड़ी आ जाती है तो उस दिन वो 10 बजे तक हमसे काम लेगा। लेकिन ये जो ओवर टाइम हमने किया इसका कोई पेमेंट तो हमको देने से रहा, कभी भी कान पकड़ कर बाहर का रास्ता दिखा देगा। सैलरी मिलने का टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, कभी 2 तारीख में देगा, कभी 10 तारीख में देगा, कभी 15 तारीख में देगा। और हमारी मजबूरी है कि भाई हमें वहाँ पे काम करना है क्योंकि हमें अपना परिवार चलाना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का डिफरेंस जैसे एग्जाम में अक्सर आपके पूछा जाता है तो उसमें हम इसी चीज को इंडिकेट करते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ ग्रेट एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट, ठीक है। लेकिन लोगों की मजबूरी होती है क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना होता है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए वो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए या एक्सप्लॉयटेशन कह लीजिए उसको फेस करते रहते हैं। जॉब सिक्योरिटी आपके पास है नहीं, कभी भी वो आपको मना कर देता है, ठीक है ना, और आपको कोई जो है लीव नहीं देगा, ठीक है जी। लीव लेंगे तो उसका भी वो आपसे पेमेंट काट लेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक वेल एस्टेब्लिश ग्रुप में जॉब करे, ठीक है, जहाँ पे हर चीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर चलती रहे। अच्छा, अब सबसे अहम बात यह है कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं आप उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आजकल एक और नई चीज आप देख सकते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ग्रुप हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो वो क्या करते हैं कि वो ये चाहते हैं या वो ऐसा सोचते हैं कि भाई अब हमें जो है लोगों को कम पेमेंट देना पड़े, तो इसलिए वो खुद को अनऑर्गेनाइज में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा कि उनको पेमेंट कम करना पड़ेगा, ठीक है जी। बहुत सारे जो बेनिफिट कर्मचारी को मिलने चाहिए वो देने बंद कर देते हैं। तो देखिए ये भी एक्सप्लॉयटेशन बेमाना ही कहलाता है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब वो व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहा है तो डेफिनेटली उसके सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई किस तरह से वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे कैजुअल लेबरर को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली अर्नर होते हैं कि भाई आज कमा लिया तो खा लिया, नहीं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। आपका कॉबलर होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, इन सबको हम इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या है कि इनकी इनकम फिक्स तो होती नहीं है। अब मान लीजिए कोई रिक्शा पुलर है, ठीक, एक दिन उसने 500 रुपये कमा लिए, पता लगा दूसरे दिन 85 मिले, तो अगर वो रोज 500 रुपये कमाएगा तो महीने के बन जाएंगे उसके 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये अगर आ जाएंगे तो लोअर मिडिल सेक्शन में जाएगा और वो स्मूथली अपने बच्चों का पालन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखी गई है कि इस तरह के सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं एससी से, एसटी से, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल मार्जिन पे काम करते हैं लोग, मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स होते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं आपको इस सेक्टर में मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए, जैसे कि लेबर एक्ट है उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करना चाहिए, छुट्टी का जो टाइम होता है वो फिक्स होना चाहिए आपका, है ना, वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो तय होने चाहिए, ठीक है ना, जो आपकी वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। अब मान लीजिए कहीं भी आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप बैठते हैं आपके ठीक ऊपर एक पंखा चलता रहता है और वो हवा कम देने लगता है। अगर आपने अपने बॉस को ये बोल दिया कि सर इसकी हवा ठीक नहीं लगती, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो पंखा आपको मिलेगा नहीं, वो आपको ये भी कह सकता है कि भाई आप यहाँ पंखे की हवा खाने आ रहे हैं कि काम करने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हैरेसमेंट है, ये एक्सप्लॉयटेशन है जो लोगों को इस सेक्टर में जो है संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि परचेजिंग पावर कैपेसिटी बहुत कम होती है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होता है, इसलिए मजबूरी में लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकती हैं, बहुत सारी सेमी इंडस्ट्री को
या स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, लाइक जैसे मान लीजिए आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई लोगों को जो है अलग अलग बैंकों से आप लोन प्रोवाइड करा दें। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बैंगल बनाने की मशीन लगा ली है ना, या जो दोना होता है दोना बनाने की आपने मशीन लगा ली, या कैंडल बनाने की मशीन लगा ली, तो अगर ठीक ठाक आपने बना लिया मार्केट अपना, तो आप अच्छा पैसा जो है उसमें से बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे लोगों को ही फेवर करके चलना है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोग जो है सेफ हो सके। क्लियर। देन आफ्टर हम बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर का मतलब वो सेक्टर जो सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करता है, जिसका मोटो क्या होता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना कम से कम रेट पे, ना कि प्रॉफिट कमाना। जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे आपका इंडियन रेलवे है या कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, उनका जो मोटो है, उनका जो उद्देश्य है, उनका जो पर्पज है, वो कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा बेटर सुविधाएं हमें देना। देखिए किसी भी कंट्री के अंदर, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, और आपकी सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें जो है हमारी सबकी बेसिक नीड में शामिल होती है। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो सारी जो नीड है हमारी, वो हमको जो है पूरा कराए। तो इसी के लिए जो पब्लिक सेक्टर का कंसेप्ट है इंडिया में रखा गया है। अब आज मान लेते हैं कि भाई मुजफ्फरनगर से आप दिल्ली जाते हैं, ठीक है, और 30 रुपए में आप ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं, तो जो एक्चुअल किराया है वो 30 रुपए थोड़ी है ना, वो तो ज्यादा है। तो जो बीच का डिफरेंस होता है, एज ए सब्सिडी अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को पे करती है। क्लियर है बात आपको? अच्छा, मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, भाई डेफिनेटली वो कम पैसों में मुझे या आपको कोई सुविधा क्यों प्रोवाइड कराएंगे। उनका तो एक ही मकसद है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें कमाना है, और इसी एक तरीके से कह लो आप इसी फंडे पे, इसी फलसफे पे वो लोग काम करते हैं, और डेफिनेटली इसी का अगर अकॉर्डिंग वो चलते भी हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो कमाएंगे कमाएंगे। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अधीन होता है, तो वहां इन सब चीजों की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों चीजों को कंपेयर करें, और भी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे अगर आप देखें मध्य प्रदेश की अगर बात करें, या हम उड़ीसा की बात करें, ये दो स्टेट ऐसी हैं जहाँ इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। इवन अगर वर्ल्ड के कुछ कंट्री से हम कंपेयर करें तो उन कंट्रीज में कम मिलेगा, इन दोनों स्टेट्स में ज्यादा मिलेगा। ठीक। इसके अलावा वो बच्चे जो 11 साल से लेकर 16 साल के बीच में होते हैं, अगर हम उनके एज के अकॉर्डिंग बात करें, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो गरीबी की रेखा से बहुत नीचे हैं, ढाबों पे नौकरी करते हैं, ठीक है ना, कपड़ों की दुकानों पे नौकरी करते हैं, और बहुत सारे बच्चे हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जो आप ये देखिए कि डस्टबिन में से निकाल के खाना खाते हैं। अब मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आपने एक बर्गर का ऑर्डर किया, आपने उस बर्गर को खाना पसंद किया, ठीक है, खाना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद आपने इसको फेंक दिया क्योंकि आपको उसमें टेस्ट नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, जिसको आपने फेंक दिया उससे किसी बेचारे का पेट भी भर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे जो रिमोट एरियाज है वहाँ बहुत बुरी हालत है, लोग बेचारे बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं, सर्वाइवल पॉइंट उनके पास कोई है नहीं, बच्चों की हालात जो है बहुत बुरे। तो ऐसे में इन सब लोगों के प्रोटेक्शन के लिए हमें काम करना चाहिए, ताकि हम इनकी लाइफ को जो है मच मच बेटर बना सकें। क्लियर। हमारा ये जो चैप्टर है बेटे यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब आप इसकी वीडियो, जितनी भी वीडियोस मैंने आपको भेजी हैं, आप उन सबको बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। जो भी आपका सर्किल है उसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हमारा जो 10th क्लास का टोटल सिलेबस है उसमें 2 लेसन आपके बचते हैं, बाकी सब लेसन मैंने जो है यूट्यूब पे आपके लिए भेज दिए हैं। आप अपने फ्रेंड सर्किल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब कीजिएगा, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए भेजूंगा उसमें हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।